हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 3 की, यानी एग्रीकल्चर की। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब थोड़ा सा हम एग्रीकल्चर के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट और नेशन दोनों ही पीछे रह जाएगा अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, लोग सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और इन सारे सेक्टर्स पे जाने लग जाएंगे, तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में कोई भी इंगेज नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, और अगर एग्रीकल्चर सक्सेसफुल नहीं होगा तो हमारा नेशन भी और हमारी गवर्नमेंट दोनों ही सक्सेस होने में फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी के। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो पहला इम्पोर्टेंस है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी के, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, 1950 से 1995 तक, सॉरी, ये 1950 से 1951 तक इंडिया की जो जीडीपी थी वो 59% थी। ठीक है, इंडिया की जीडीपी, मोस्टली जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती थी और वो थी 59%। फिर 2016 में हमारी इंडिया की जीडीपी जो है वो 17% हो गई, जो कि एग्रीकल्चर से आती थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में से लोग जो हैं वो जाने लगे सीधा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ध्यान ही नहीं देता था। ठीक है, सब वहां से अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, एग्रीकल्चर से सारे लोग दूर होते जा रहे हैं, तो इसी तरह से जीडीपी में भी ये बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। अब सेकंड है मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि जब एग्रीकल्चर था हमारी इंडिया की इकोनॉमी में तो उस एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जो है वो भी ज़्यादा था। 1951 में 72.1% जो है वो एग्रीकल्चर में लोग इंगेज थे, तो वहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। फिर 1990 से 1991 में 66.8% कम हो गया। फिर उसके बाद 2016 में 42.7% तक ये जो है पहुंच गया। ठीक है, अब इतने कम लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज डेवलप कैसे करेंगे। एग्रीकल्चर ही तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारी सप्लाई ऑफ फूड एंड फोडर की, फूड और फॉडर की सप्लाई करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो मतलब कुछ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमारी लाइफ की नेसेसिटीज़ होती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो कम से कम 121 करोड़ लोगों को जो है फूड प्रोवाइड करता है और 38 करोड़ एनिमल्स को फॉडर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारी इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड के। फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, ये हमारी कंट्री के मतलब जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रॉ, ये सारी चीज़ें जो है फॉरेन में फॉरेन ट्रेड का मेन सोर्स बनती हैं इससे, तो ये ट्रेड में फॉरेन ट्रेड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के। इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर हैं। तो पहला है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। ठीक है, कि इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर है, क्या क्या करता है इंडियन एग्रीकल्चर। तो पहली बात है कि एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में अपना शेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो हमारी कंट्री में मतलब गिरता ही जा रहा है। अभी तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इंपॉर्टेंस में कि गिरता ही जा रहा है। एग्रीकल्चर जो है 59% था 1950 से 51 के बीच में, और अब ये जो है 17% तक गिर गया है। ठीक है, अब सेकंड हमारा फीचर है सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर की। ये सिंगल ही लार्जेस्ट सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर हमारा इंडिया में एग्रीकल्चर ही है। ठीक है,
और ये बहुत ही बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है, यही एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो किसी भी इंडिविजुअल के इनकम टैक्स पे कोई भी बर्डन नहीं डालता। थर्ड फीचर है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि ये जो सेक्टर होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, इसमें कम से कम 90% शेयर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स होती है, मतलब पता ऑर्गेनाइज की हुई नहीं होती, जैसी जिसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती चले जाए वो उतने को ही देते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फीचर है फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है, दूसरा नोटेबल फीचर जो है इंडियन एग्रीकल्चर का वो ये है कि हमारे जो भी टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है। ठीक है, फ्लक्चुएशन से क्या मतलब है कि कितने चेंजेस आ रहे हैं हमारी एग्रीकल्चर में, कितना मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो कितना चेंज हो रहा है, ये हमारा फ्लक्चुएशन से मतलब है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मॉनसून पे डिपेंड होता है, इसीलिए इसमें ये फ्लक्चुएशन का मेन बेसिक रीजन है। ठीक है, कि एग्रीकल्चर में जैसे आप देखते हो ना, सर्दियों में ये क्रॉप आ रही है, गर्मियों में ये क्रॉप आ रही है, सर्दियों में ये फ्रूट आ रहा है, गर्मियों में ये फ्रूट आ रहा है, इसी तरह से। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मॉनसून पे डिपेंड होती है, इसीलिए हम इसको मोस्टली गैम्बल ऑफ मॉनसून भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली मॉनसून पे डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट फीचर हमारा डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, डिसगाइज्ड, पहले हम सीजनल की बात करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जैसे कि मतलब सीजन वाइज काम होना, कि इस सीजन में क्रॉप उगनी थी तो उसी में काम हुआ, बाकी के लिए जो भी जो लेबर हैं वो 3-4 महीने के लिए घर में बैठ जाते हैं। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि मान लीजिए एक फील्ड पे हमें चाहिए 10 वर्कर। ठीक है, और 10 वर्कर की जगह 20 वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब उस काम को 10 लोग भी कर सकते हैं लेकिन 20 लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो तब क्रिएट होती है हमारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हमारा लास्ट फीचर है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर है कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी करता है। ठीक है, इंडिया में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी और पर वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है वो दोनों ही डेवलप कंट्री से कम है। ठीक है, मतलब हमारी जो कंट्री है वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले अगर देखी जाए तो हमारी जो इंडिया है वो बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी करती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला है हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर डिपेंड होते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो अब आपको पता है धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो बेसिकली अब लोग जो है यूँ सोच रहे हैं कि जीडीपी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए अब एग्रीकल्चर पे दोबारा से डिपेंड हो जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, के मॉनसून पे डिपेंड रहना। अभी करंटली बात की जाए तो सिर्फ 40% जो है 63 मिलियन हेक्टेयर में से या फिर नेट क्रॉप्ड एरियाज में से सिर्फ 40% ही एरिया ऐसे हैं जिसमें परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी है, वरना तो बाकी जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर हैं जो भी जितने भी लोग हैं एग्रीकल्चर करते हैं वो सिर्फ मानसून पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, बाकी जो 40% जो है वो वहीं पर इरिगेशन फैसिलिटी है, वरना वहाँ पर और कहीं पर नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी डिफेक्टिव लैंड रिवेन्यू सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, कल्टीवेटर को जो है लैंडलॉर्ड को हाई रेंट देना पड़ता है। ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो लैंडलॉर्ड जो है उसको वहां से हटा देता है और उसको काम करने के लिए नहीं देता। ठीक है, तो ये हमारा डिफेक्टिव लैंड रिवेन्यू सिस्टम। फोर्थ हमारी प्रॉब्लम है स्मॉल साइज्ड होल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं उनमें कल्टीवेशन करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, और मतलब छोटे छोटे प्लॉट्स पे टीनी प्लॉट्स पे उगाना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, उनके पास ये जो कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं। ये जो प्लॉट्स होते हैं वो और भी छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड किए जाते हैं, और इन पे कल्टीवेशन जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ही होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स वहाँ पर किसी भी मशीन का यूज़ नहीं होता अगर स्मॉल साइज होल्डिंग वाले लैंड्स होते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है, कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की फैसिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का क्या मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल वे में लोन देना। इंस्टीट्यूशनल वे में लोन क्या हो गया, जैसे बैंक से लोन लेना या किसी और इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं जमींदार से या फिर जो भी वहाँ के गांव के अमीर लोग होते हैं उनसे क्रेडिट लेते हैं। इनके बदले में वो लोग क्या करते हैं, इन गरीब लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो
वसूल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम की कमी है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको मार्केटिंग सिस्टम के बारे में पहले ही बताया था कि मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम की कमी होती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम की फैसिलिटीज की वजह से, अगर जब इनकी वजह मतलब कमी होती है, उसकी वजह से कल्टीवेटर जो होते हैं वो मिडल मैन के थ्रू एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी किसी ने क्रॉप बनाई, क्रॉप बेच रहा है वो कोई इंसान 4 रुपए में। ठीक है, तो मिडल मैन ले लेगा 4.5 रुपए, और बाद में जाके जो मतलब ये जो एग्रीकल्चर पे दिया 4 रुपए का, फिर जाएगा रिटेलर पे जाएगा 4.5 का, और होलसेलर पे जाएगा फिर 5 रुपए का। इस तरह से तो मिडल मैन जो है वो इन किसानों को इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम है हमारी कंजर्वेटिव आउटलुक ऑफ द फार्मर। ठीक है, कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है जैसे कि फार्मर कंजर्वेटिव आउटलुक, जैसे कि इग्नोरेंस, इलिटरेसी, सुपरस्टिशन के, जैसे कि कोई लोग मतलब किसान अनपढ़ है, कोई अंधविश्वास, ये इन सारी चीजों की वजह से इससे क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है, ट्रैक्टर्स वगैरह इनका इनको अडॉप्ट नहीं करते, कहते हैं सोचते हैं कि भाई ये ऐसा करेंगे तो इससे हमें नुकसान हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हमारी धरती माँ, मतलब कुछ सुपरस्टिशियस होते हैं, कुछ अंधविश्वासी होते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, इस तरीके से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम करेंगे तो धरती माँ नाराज़ हो जाएंगी। इस तरह से कुछ ऐसी सुपरस्टिशियस बातें करते हैं और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी की, कि एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी के बारे में अब हम बात करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि ये सारी प्रॉब्लम जो है फार्मर्स को झेलनी पड़ती थी, तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए। ठीक है, इन 5 ईयर प्लान्स के अंडर। ठीक है, और इन्हीं प्लान्स को एग्रीग्रियन रिफॉर्म्स कहा गया। ठीक है, तो इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लैंड रिफॉर्म्स, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, और है अदर पॉलिसी मेजर्स। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, यहाँ से सुनना ही है थोड़ा बहुत। तो पहले हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। लैंड रिफॉर्म क्या था, लैंड रिफॉर्म वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थे जो इससे चीज से रिलेटेड थे कि लैंड की ओनरशिप जो है वो किसके पास रहेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर में इक्विटी बनाने के लिए हमारे लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। लैंड रिफॉर्म मींस चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, के लैंड जो है वो किसके पास रहेगा, लैंड का ओनर कौन होगा। तो लैंड रिफॉर्म्स का इंडिया में तो एम ये था कि लैंड को दोबारा से टेलर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, टेनेंट्स के इंटरेस्ट को सेव करना, ठीक है, उन्हें बचाना। ठीक है, और होल्डिंग्स को सब डिवाइड करना। ठीक है, कि होल्डिंग के जो सब डिवीजन है, फ्रेगमेंटेशन है, इनसे स्मॉल फार्मर्स को बचाना। ठीक है, तो दोबारा से एक बार करते हैं, लैंड रिफॉर्म वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे जो प्राइमरीली इस चीज से रिलेटेड थे कि कैसे मतलब किसी भी लैंड की ओनरशिप को चेंज करने से वो लोग रिलेटेड थे। ठीक है, इनका मेन एम था कि लैंड जो है वो जो लैंड के ओनर्स हैं उनसे लेकर टिलर्स को दे दिए जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो टेनेंट्स है, टेनेंट्स मीन जिनके पास, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास खुद के लैंड्स नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट भी बचेगा। ठीक है, और इनकी होल्डिंग्स, ये जो ओनर्स होते थे इनकी होल्डिंग्स, ये जो बड़ा लैंड है तो उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, कि इसमें इतना टेनेंट काम करेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ही छीन लेना ओनर से, ऐसा नहीं करते थे, पर ये करते थे कि हाँ किसी भी लैंड ओनर के लैंड पे ये जो इंसान है वो काम कर सकता है, ऐसा करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी है वो है न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी और ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन से बेसिकली आप क्या समझते हो, ग्रीन अगर आप सोचो माइंड में, तो ग्रीन से क्या आता है दिमाग में, क्रॉप्स, और इवोल्यूशन से आता है लार्ज इंक्रीज। ठीक है, कि क्रॉप्स में लार्ज इंक्रीजमेंट होना। ठीक है, ग्रीन का मतलब है क्रॉप्स और रिवॉल्यूशन का मतलब है लार्ज इंक्रीज। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में क्या मतलब है कि प्रोडक्शन को, फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना। ठीक है, HYV सीड्स का यूज करके, HYV सीड्स मींस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करके। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रोपाउंडर कौन था, किसने इन्हें फाउंड किया था? तो MS स्वामीनाथन ने इसको प्रोपाउंड किया था। MS स्वामीनाथन ने इसको प्रोपाउंड किया था। ठीक है, ये जो वर्ड है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इससे दो चीजें पता चलती हैं हमारी। पहली तो ये कि फूड ग्रेन्स में इंप्रूवमेंट आना, और दूसरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। ठीक है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी हमारे दो फेज आए थे। पहला फेज था वीट रिवॉल्यूशन। इसमें क्या था, वीट की जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ाई जानी चाहिए। और सेकंड फेज जो था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो हमारा था कि जो 5 अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं वो एक ही लैंड पे उगाई जाएंगी, जैसे कि वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, इन्हें एक ही पीस ऑफ लैंड पे उगाएंगे। और इस टेक्निक को या इस तरीके को उन्होंने नाम दिया था कोर्स ग्रेन या फिर कोर्स सीरियल्स। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम था वो कंट्री के दूसरे पार्ट में भी फॉलो अप किया जाने लगा, और इसको लोगों ने स्टेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी है वो है अदर पॉलिसी मेजर। इसमें क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, के इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सपेंड करना। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं, तो मॉनसून पे डिपेंड ना रह के उनके लिए अदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना। फिर है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की फैसिलिटी उनके लिए बढ़ा देना, यानी कि बैंक और ये सारी सर्विसेज जो हैं वो उन लोगों के लिए बढ़ा दी जाएं। ठीक है, थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, कि ये जो मिडल मैन है, ये जो बीच में जो ये लोग पैसे खा जाते हैं किसान के, फूड ग्रेन का, इन सारी चीज़ों का, वो पैसा जो है वो सीधा किसान के पास जाए, इन लोगों के पास ना जाए। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में भी इम्प्रूवमेंट करना। और फोर्थ है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, कि उनके हिसाब से जैसा फार्मर्स चाह रहे हैं। ठीक है, फार्मर्स जो है वो अपनी क्रॉप्स तभी तो देंगे जब उनको अच्छा पैसा मिलेगा, तो उनके लिए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी रखना कि जिस प्राइस पे भी, जिस स्वीटेबल प्राइस पे वो अपने फूड ग्रेन्स को सेल आउट करना चाहते हैं, उन्हीं की थोड़ी सलामती से, उन्हीं से थोड़ा मैनेज करके, ठीक है, उन्हीं के साथ कंपैटिबिलिटी करके जो है प्राइस को फिक्स किया जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट एग्रीकल्चरल strategy. So guys, here we have end up our chapter 2 of Indian economic development. So if you like this video, please hit the like button, share it with your friends and do subscribe my channel. वैसे हमने chapter 2 नहीं chapter 3 करा है. Thank you.